जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री आज से शुरू कर रहे हैं और स्पेक्ट्रम को फॉलो करेंगे तो बेहतर ये होगा कि आप अपने सामने स्पेक्ट्रम खोल के रखें और सेशन को फॉलो करें। आज अपन बात करने वाले हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया के बारे में कि यूरोपियंस कब आए, क्यों आए, कौन कौन आया, और प्रिसाइजली आज अपन बात करेंगे पोर्चुगीज़ के बारे में कि पोर्चुगीज़ इंडिया में कब आए, इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज़ गवर्नर्स कौन कौन रहे और पोर्चुगीज़ के डिक्लाइन का कारण क्या रहा, वो सब अपन देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि यूरोपियंस के इंडिया आने से पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या चल रहा है वो देखो। 7वीं सेंचुरी तक एक बड़ा पावरफुल किंगडम एग्जिस्ट किया करता था जिसे अपन बोलते हैं रोमन एम्पायर। 7वीं सेंचुरी आते आते ये रोमन एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया, कमज़ोर होना शुरू हो गया और अरब्स पावरफुल होना शुरू हो गए। इनफैक्ट अरब्स ने इजिप्ट पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, पर्शिया जो आजकल ईरान वाला रीजन है उस पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, और 7वीं सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में वेस्ट एशिया वाले रीजन में इस्लाम बेहद डोमिनेंट हो गया, बेहद पावरफुल हो गया। मतलब ये जो रास्ता है जिसके थ्रू यूरोपियंस इंडिया के साथ में ट्रेड करते थे, इस रास्ते पे अरब्स ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है। तो जो ट्रेड है यूरोपियंस का इंडिया के साथ में स्पाइसेस वगैरह में, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। और 10th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बड़ा अलग सा फिनोमेना चला जिसे अपन बोलते हैं क्रूसेड या फिर होली वॉर। और होली वॉर बेसिकली क्या था, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में डोमिनेंस की लड़ाई। देखो, वेस्ट एशिया में इस्लाम अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करके बैठा हुआ है और अब ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं यूरोप में एक्सपेंड करना। ये लोग चाहते हैं कि यूरोप में इस्लाम एक्सपेंड हो और यूरोप में है क्रिश्चियनिटी। बट ऑब्वियस लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा। और इस पूरे होली वॉर्स के दौरान यूरोपियंस ने इस्लाम के डोमिनेंस को कर्व करा, रोक के रखा, इनफैक्ट बहुत अच्छे से तरीके से रोक के रखा। लेकिन 1453 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पे कंट्रोल ऑटोमन टर्क्स का हो गया। मतलब ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो जगह है, यहां पे पावर में आए ऑटोमन टर्क्स। ऑटोमन टर्क्स का एक राजा है महमूद सेकंड। महमूद सेकंड ने रोमन बेंजेंटाइन एम्पायर के कॉन्स्टेंटीन 11 को हराया एंड कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू ऑटोमन टर्क्स। और जब ऑटोमन टर्क्स का कब्जा हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल पे, तो ये जो ट्रेड रूट है ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इनफैक्ट ट्रेड बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गया। अब जो रेड सी के थ्रू ट्रेड था, ये जो रेड सी के थ्रू ट्रेड है और जो लैंड रूट है, ये दोनों इस्लाम के अंडर है, ये दोनों अरब्स के अंडर है, ऑटोमन टर्क्स के अंडर है। ट्रेड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अगर ट्रेड करना है तो बड़ा सिंपल है। ये क्या बोल रहे हैं कि यूरोपियंस अगर ट्रेड करना चाहते हैं ईस्ट एशिया के साथ में, इंडिया के साथ में, चाइना के साथ में, तो निकलना पड़ेगा सेंट्रल एशिया से। और सेंट्रल एशिया पे किसका कंट्रोल है, ऑटोमन टर्क्स का। अब ये दो चीजें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सेस बढ़ा देंगे। और टैक्सेस भी इन्होंने एक्सपोनेंशियली बढ़ाए कि 10 रुपए की चीज पे ये 110 रुपए ले रहे हैं। और दूसरा ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ट्रेड करना है तो इस्लाम को एक्सेप्ट करो, इस्लाम अडॉप्ट करो, अगर नहीं करोगे तो मारे जाओगे या फिर ट्रेड करने मत आओ। तो ये बड़ी समस्या थी। और इस समस्या के समाधान के लिए सॉल्यूशन के तौर पे यूरोपियंस बिगैन सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेट ट्रेड रूट वाया सी। यूरोपियंस ने ऑल्टरनेट ट्रेड रूट ढूंढने की शुरुआत करी कि चलो लैंड रूट तो बंद हो ही गया है, समुद्र के रास्ते से हो सकता है, देखते हैं इंडिया को कोई रास्ता मिल जाए तो उसके थ्रू ट्रेड करेंगे। और ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी एम्पायर के लिए, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जिसके कंट्रोल में इकोनॉमी रहेगी वो पावरफुल रहेगा। तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया ऑल्टरनेट ट्रेड रूट। अच्छा, 15th सेंचुरी यूरोप की कहानी देखो। 15th सेंचुरी यूरोप में क्या चल रहा है, फ्यूडलिज्म है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है। मतलब राजाशाही है, लैंडेड, जमीन, जमींदार लोग हैं बड़े बड़े, रिलीजन डोमिनेंट है, धर्म जो कहेगा, चर्च जो कहेगा वो माना जाएगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो।
लेकिन 15th सेंचुरी यूरोप में एक नया फिनोमेना उभर के आया जिसे बोलते हैं रेनेसेंस। रेनेसेंस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रैशनलिज्म, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रीजनिंग। ये लोग क्या कह रहे थे कि ये जो धर्म के नाम पे अंधविश्वास हो रहा है इसको बंद करो और रीजन के बेसिस पे ऑपरेट करना शुरू करो। इनफैक्ट इसकी वजह से एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला जिसे अपन बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में रोमन कैथोलिक चर्च में रिफॉर्म्स लाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया जिसे बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। 1517 में मार्टिन लूथर ने किताब लिखी जिसका नाम है 95 थीसिस, और उस किताब का इतना गहरा इंपैक्ट है कि रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू हो गया जिसे अपन बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो धर्म के नाम पे, चर्च के नाम पे जो अंधविश्वास चल रहा है उसको बंद करो, रीजन पे फोकस करो, लॉजिक पे फोकस करो। तो फिर कैथोलिक चर्च में बहुत सारी रिफॉर्मेशंस लाई गए। इसके साथ साथ साइंटिफिक डिस्कवरीज पे फोकस किया गया, जोग्राफिकल डिस्कवरीज पे फोकस किया गया, और जोग्राफिकल डिस्कवरीज पे फोकस किया गया उसी का नतीजा है कि 1492 में कोलंबस डिस्कवर्ड न्यू वर्ल्ड और 1498 में वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया। तो जोग्राफिकल डिस्कवरीज पे फोकस किया गया। इनफैक्ट आगे आगे अपन देखेंगे तो फिर वर्ल्ड ट्रेड ग्रो होगा। 1750s जब 18th सेंचुरी में आएंगे तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। ये सब रेनेसेंस का पार्ट था, इसी से निकली हुई चीजें थी। और 15th सेंचुरी यूरोप में मोनार्कीज बड़ी स्ट्रांग हैं, बड़े बड़े राजघराने, पावरफुल राजघराने, राजाशाही बहुत तगड़े तरीके से एग्जिस्ट करती है। और इसी का नतीजा होगा इंपीरियलिज्म की पॉलिसी। इसी का नतीजा होगा कि ये लोग ट्रेड के बहाने निकलेंगे और फिर इंडिया जैसे देशों पे कब्जा करना शुरू करेंगे। कॉलोनियलिज्म की शुरुआत होगी। अच्छा, जो यूरोपियन सबसे पहले इंडिया आए वो थे पोर्चुगीज। पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। इनफैक्ट दे वर द लास्ट टू लीव एज वेल। सबसे पहले आने वाले यूरोपियंस और सबसे लास्ट में जाने वाले यूरोपियंस दोनों ही कौन है? पोर्चुगीज। 1961 में गोवा को पोर्चुगीज के कंट्रोल से फ्री करवाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पुलिस एक्शन लिया जिसे अपन बोलते हैं ऑपरेशन विजय। और इस ऑपरेशन विजय के बाद पोर्चुगीज इंडिया को छोड़ के गए। अच्छा, एक तो ऑटोमन टर्क्स ने ट्रेड को ब्लॉक कर दिया है पूरी तरह से, और ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट था, स्पाइसेस बहुत ज़रूरी थे इनके लिए। तो एक तो ट्रेड के पर्पस से इनके लिए ज़रूरी था कि ये इंडिया के लिए ऑल्टरनेट सी रूट ढूंढें। दूसरा, 15th सेंचुरी यूरोप में रेनेसेंस का दौर चल रहा है। लोग अंधविश्वास को छोड़ के रीजन पे फोकस कर रहे हैं, लॉजिक पे फोकस कर रहे हैं। लोग जोग्राफिकल डिस्कवरीज पे, साइंटिफिक डिस्कवरीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं। रिफॉर्मेशन मूवमेंट चल रहा है। ऐसे में पोर्चुगीज के जो किंग्स हैं वो भी बड़ा एनकरेज कर रहे हैं ट्रेडर्स को कि भाई ऑल्टरनेट सी रूट ढूंढो इंडिया के लिए। एक ऐसा राजा है प्रिंस हेनरी, पोर्चुगल के राजा हैं ये। इनफैक्ट ये इतना एक्साइटेड थे, ये इतना एनकरेज कर रहे थे ट्रेडर्स को कि इनका निकनेम पड़ गया नेविगेटर। ही वॉज निकनेम्ड एज नेविगेटर। हालांकि प्रिंस हेनरी एक्सपायर हो जाएंगे, बट बेहद एनकरेज किया इन्होंने ट्रेडर्स को कि इंडिया के लिए पानी के थ्रू रास्ता ढूंढो। अच्छा, 1494 में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस, और ये ट्रीटी साइन हुई पोर्चुगल और स्पेन के बीच में। दो पावरफुल राजाशाही उस टाइम की, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, और इस ट्रीटी के थ्रू इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की अटलांटिक में, और ये डिसाइड कर लिया कि इस इमेजिनरी लाइन के वेस्ट में जितनी भी दुनिया है उसको ऑक्यूपाई करने का हक है स्पेन को, और इस लाइन के ईस्ट में जितनी भी दुनिया है उसको ऑक्यूपाई करने का हक है पोर्चुगल का। अब देखो, एक तो ट्रेड पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, तो इंडिया के लिए सी रूट ढूंढना जरूरी हो गया, मजबूरी हो गया है। दूसरा, रेनेसेंस का दौर है, लोग जोग्राफिकल डिस्कवरीज, साइंटिफिक डिस्कवरीज पे फोकस कर रहे हैं। और तीसरा, जो पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई हो सकती थी विद इन यूरोप, उन दोनों के बीच में ये सहमति बन गई है कि भाई वेस्ट वाला हिस्सा स्पेन का है और ईस्ट वाला हिस्सा पोर्चुगल का है। तो पोर्चुगीज के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि वो इंडिया के लिए ऑल्टरनेट सी रूट ढूंढे, और ऐसे में डिस्कवरीज की शुरुआत हुई। एक आदमी है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डायस। 1487 में यह आदमी पहुंच गया केप ऑफ गुड होप पे, यहां पे, और यह पूरी तरह से निश्चिंत था
कि भाई मैंने तो इंडिया के लिए रास्ता ढूंढ लिया है, बट एक्चुअली में जो पोर्चुगी इंडिया पहुंचा वो पहुंचा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा मई 1498 में कैलीकट पहुंचते हैं। कैलीकट यहां पर है, कैलीकट पहुंचते हैं और ये कैलीकट पहुंचे विद द हेल्प ऑफ गुजराती पायलट जिसका नाम था अब्दुल माजिद। और कैलीकट का जो रूलर था उस टाइम पे जमुरीन, इसने वास्को डिगामा को बड़ा ग्रैंड वेलकम दिया, स्वागत सत्कार किया। ये एक्साइटेड था कि यार कोई अंग्रेज पानी के रास्ते हमारे यहाँ पे आया है, तो इसने बड़ा स्वागत सत्कार सम्मान के साथ में वास्को डिगामा को बुलाया। अच्छा, ये अपने को पता है कि इंडिया से ट्रेड करने वाले पोर्चुगीज पहले लोग नहीं थे। पोर्चुगीज के पहले अरब्स हमसे ट्रेड कर रहे थे लैंड रूट के थ्रू, चाइनीज हमसे ट्रेड कर रहे थे, जावा के लोग हमसे ट्रेड कर रहे थे। तो ये लोग पोर्चुगीज के आने से पहले एग्जिस्ट करते थे ट्रेड में। और जब पोर्चुगीज आए तो इन लोगों के साथ में पोर्चुगीज का कॉन्फ्लिक्ट होना, पोर्चुगीज की लड़ाई होना स्वाभाविक था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी। और इनमें से भी अरब्स के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट होना वो ज़्यादा एक्सट्रीम था, बिकॉज एक तो ट्रेड पे कंट्रोल स्टेब्लिश करना ही है और ट्रेड रूट को ब्लॉक भी ऑटोमन टर्क्स ने किया है, और दूसरा इनकी अपनी रिलीजन की लड़ाई चली रही है पहले से, डोमिनेंस की, इस्लाम डोमिनेंट हो या क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट हो, ये पहले से चली आ रही है लड़ाई। तो अरब्स और पोर्चुगीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत एक्सट्रीम है, लड़ाई की शुरुआत हो गई है। पोर्चुगीज चाहते हैं कि ट्रेड में उनकी मोनोपोली स्टैब्लिश हो, और अरब्स तो पहले से हैं तो वो जाना ही क्यों चाहेंगे। अच्छा, वास्को डिगामा जब इंडिया से वापस गया तो खूब लंबे चौड़े प्रॉफिट्स कमाए इसने, खूब पैसा कमा के गया। पूरे इलाके में एक खबर पहुंची कि यार इंडिया के साथ में सी रूट के थ्रू अगर ट्रेड किया जाए तो बड़ा मुनाफा मिलता है। वास्को डिगामा के बाद अगला आदमी जो इंडिया आया वो था पेड्रो एल्वरेज कैब्रल, और ये इंडिया आए सितंबर 1500 में, और ये आए स्पाइसेस में ट्रेड करने के पर्पस से। इनफैक्ट कैब्रल वांटेड टू स्टैब्लिश फैक्ट्री एट कैलीकट, कैलीकट में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता था ये आदमी। ये भी जब वापस गया तो खूब सारे प्रॉफिट्स कमा के गया। वास्को डिगामा फिर से एक बार इंडिया आए 1501 में, और इस बार वास्को डिगामा एक्सट्रीम हॉस्टाइल मूड के साथ में आया था। मतलब पूरी तरह से ये चाहता था कि अरब्स का पूरी तरह से एक्सक्लूजन हो जाए, लेकिन जमुरीन जो लोकल राजा था वो इस चीज़ के साथ में सहमत नहीं था। जमुरीन ने बोला कि नहीं भाई, तुम भी ट्रेड करो, अरब्स भी ट्रेड करेंगे, दिक्कत क्या है। और इसके चलते पोर्चुगीज़ का जो रिश्ता है, रिलेशन है जमुरीन के साथ में, वो ख़राब होना शुरू हो गया, स्थिति ख़राब होना शुरू हो गई। लेकिन बावजूद इसके वास्को डिगामा ने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी कोचीन में, यहाँ पे कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी कैन्नौर में, और इस टाइम तक आते आते पोर्चुगीज़ के 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स स्टैब्लिश हो गए इंडिया में, एक कैन्नौर, एक कोचीन और कैलीकट तो सबसे पहला सेंटर है ही। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो कि स्टैब्लिश हो गए, क्योंकि ट्रेड बड़ा प्रॉफिटेबल है, मुनाफा मिल रहा है। पोर्चुगल का राजा ये समझ पा रहा है कि इंडिया के साथ में जो सी रूट के थ्रू ट्रेड हो रहा है वो बड़े मुनाफे वाली है। तो पोर्चुगल के राजा ने सोचा कि अब ट्रेडर्स को भेजने की बजाय मैं अपने अपॉइंट किए हुए गवर्नर्स भेजूंगा, और ऐसे पहले पोर्चुगीज गवर्नर जिसको भेजा गया इंडिया में, उनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द पोर्चुगल किंग। 3 साल के लिए इनको गवर्नर अपॉइंट करके भेजा गया, और इनके साथ में पूरी फोर्स भेजी गई कि भैया तुम अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करो। और इनका एम था कि फैक्ट्रीज बिल्ड करो, फोर्ट्स बिल्ड करो, और नेवी को एक्सपेंड करो। इनफैक्ट अल्मेडा की एक पॉलिसी थी जिसे बोलते हैं अपन ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी में अल्मेडा क्या बिलीव करते हैं? अल्मेडा, क्योंकि ये बट ऑब्वियस है कि जो भी पानी के रूट को, जो भी वाटर्स को कंट्रोल करेगा, पानी के रास्ते को कंट्रोल करेगा, वो इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल करेगा, और जो भी इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल करेगा वो इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, और जो भी इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा वो पावरफुल होगा। तो अल्मेडा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे लैंड पे कब्जा करने में। अल्मेडा इंटरेस्टेड थे ये वाटर के जितने भी रूट्स हैं उनको अपने कंट्रोल में लेने में, उन पे अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए। और इसी को बोलते हैं अपन ब्लू वाटर पॉलिसी, वेयर अल्मेडा वांटेड टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस ऑन द सी रूट्स ऑफ इंडिया। सी रूट्स पे कब्जा मतलब ट्रेड पे कब्जा। अल्मेडा एक्सपेंड करना चाह रहा था। अल्मेडा एक जगह है जिसे अपन बोलते हैं, मैप में ये रही,
अंजडीवा गोवा के पास में, इस अंजडीवा नाम की जगह पे अल्मेडा ने कंट्रोल स्टैब्लिश कर भी लिया। इनफैक्ट अंजडीवा पहली पोर्चुगीज टेरिटरी बनी इंडिया में जिस पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब उन्होंने खुद से स्टैब्लिश किया। इंडियन टेरिटरी पहली ऐसी थी। जब अंजडीवा पे कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया तो इन्होंने सोचा कि भाई दीव की तरफ चलते हैं, दीव पे कंट्रोल स्टैब्लिश करेंगे, ये वाले रीजन पे। और इस दीव पे कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए 3 लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ चाउल, बैटल ऑफ दाबुल। चाउल और दाबुल के बैटल में बड़ा अजीब सी चीज हुई। गुजराती आदमी पहले से राजा था वहां पे, और इस राजा की हेल्प करी इजिप्ट के लोगों ने, इजिप्शियंस ने। इनफैक्ट वेनिस के राजाओं ने इसकी हेल्प करी, बिकॉज वेनिस भी तो ट्रेड में इंटरेस्टेड ही था यहां पे। तो 3-4 राज्यों के राजाओं ने अल्मेडा के अगेंस्ट में बैटल ऑफ चावल और दाबुल में पार्टिसिपेट किया, और इस बैटल में अल्मेडा का बेटा डॉन अल्मेडा वो मारा गया। हालांकि बाद में बैटल ऑफ ड्यू हुई फरवरी 1509 में, और अल्मेडा ने बुरी तरह से दोनों नेवीज को क्रश किया, खत्म किया। लेकिन जब बेटा मारा गया तो अल्मेडा साहब वापस लौट गए, और उसके बाद जो अगले गवर्नर आए वो थे अल्फांसो डी अल्बरक्यू, 1509 से लेके 1515 तक। और ये आदमी बेहद इंपॉर्टेंट है। ही इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर। ये जब आए तो इनका एम था कि भैया ईस्ट अफ्रीका ये वाले रीजन पे कंट्रोल स्टैब्लिश करना है, रेड सी पे कंट्रोल स्टैब्लिश करना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कंट्रोल स्टैब्लिश करना है, मलाबार पे कंट्रोल स्टैब्लिश करना है, मलाक्का पे कंट्रोल स्टैब्लिश करना है। और ये आदमी इस पूरे एरिया में कंट्रोल स्टैब्लिश करने में लगभग कामयाब भी रहा। इनफैक्ट इन्होंने परमिट सिस्टम शुरू किया इंडियन ओशन में। ये जो इंडियन ओशन है इनमें इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया जिसे बोलते हैं अपन कार्टेज सिस्टम। बेसिकली अगर किसी और को सी रूट के थ्रू इंडियन ओशन में एंटर करना है, किसी को अपना शिप लेकर आना है, तो परमिशन लेनी पड़ेगी पोर्चुगीज से। और अगर परमिशन नहीं लोगे, बिना परमिशन के आ जाओगे, तो तोप लगाई हुई है, तोप से उड़ा दिया जाएगा। इतना पावरफुल हो गया ये आदमी। इनफैक्ट ही एक्वायर्ड गोवा। गोवा इन्होंने एक्वायर किया फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। आदिल शाही डायनेस्टी का जो राजा था उससे इन्होंने गोवा ऑक्यूपाई किया 1510 में। इंडिया का सिनेरियो क्या है उस टाइम पे? इंडिया का सिनेरियो ये है कि यहाँ पे एक डायनेस्टी है जिसे बोलते हैं अपन विजयनगर एम्पायर। और इस विजयनगर एम्पायर के आसपास जो राजा एग्जिस्ट करते हैं, जो डायनेस्टी एग्जिस्ट करती है, वो है दक्कनी सल्तनेट। और इस दक्कनी सल्तनेट की ही एक पार्ट है जिसे बोलते हैं आदिल शाही डायनेस्टी। इस आदिल शाही डायनेस्टी के सुल्तान से गोवा को एक्वायर किया इस आदमी ने, और डिप्लोमेटिकली भी बड़ा स्ट्रांग था। ही प्रमोटेड मैरिज विद इंडियन वुमेन। पोर्चुगीज आदमी को इसने बोला कि भारतीय नारी से शादी करो। होगा क्या? शादी करोगे, बच्चे होंगे, तो पोर्चुगीज कल्चर जो है वो धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट करेगा, फैलेगा इंडिया में। और जब पोर्चुगीज कल्चर फैलना शुरू हो जाएगा तो डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना ईजी हो जाएगा। सती को अबॉलिश कर दिया इस आदमी ने। अच्छा, विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राय के साथ में बेहद अच्छे रिलेशंस थे इस आदमी के, अल्बरक्यूब के। पोर्चुगीज के रिलेशन इन जनरल कृष्णदेव राय के साथ में बेहद अच्छे रहे। हाँ, मुस्लिम्स को तो पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहता था, बिटरली परसिक्यूटेड मुस्लिम्स पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहता था। पुरानी लड़ाई थी रिलीजन की, इनकी चली आ रही थी। उसके बाद 1515 से लेके 1529 तक एक पीरियड ऑफ वैक्यूम रहा। इस दौरान लगभग 6 पोर्चुगीज गवर्नर जो हैं वो इंडिया आए, उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। एक जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वास्को डिगामा तीसरी बार इंडिया आए, और इस बार वो आए वाइसरॉय बन के 1524 में। अच्छा, जब ये पीरियड ऑफ वैक्यूम चल रहा है पोर्चुगीज का, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या चल रहा है? कंटेम्प्रेरी इंडिया में ये चल रहा है कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गई है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर जीत गया है, और मुगल्स जो कि एक बेहद पावरफुल किंगडम बनेगा वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ क्या हुआ है, 1529 में ये जो विजयनगर एम्पायर है इसके कृष्णदेव राय एक्सपायर हो गए। एक तरफ मुगल्स इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए, और दूसरी तरफ कृष्णदेव राय के एक्सपायर होने की वजह से विजयनगर एम्पायर की जो पावर है वो कम होना शुरू हो जाएगी। वो विजयनगर एम्पायर जिसके साथ में पोर्चुगीज के रिलेशन अच्छे हैं। 1529 में एक और गवर्नर आए जिनका नाम है नीनोडू कुन्हा।
1529 से लेके 1538 तक रहे। पहली चीज़ तो इन्होंने ये की कि इन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया कोचीन से गोवा में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया। दूसरा, आइलैंड ऑफ बसीन, ये यहाँ पे कहीं है, आइलैंड ऑफ बसीन, उसको 1534 में इन्होंने बहादुर शाह ऑफ गुजरात से ऑक्यूपाई किया। बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने पोर्चुगीज़ की मदद मांगी थी मुगल्स के अगेंस्ट में, और उसके चलते उसके बदले में आइलैंड ऑफ बसीन पोर्चुगीज़ को दिया गया बाय बहादुर शाह ऑफ गुजरात। इनफैक्ट दीव भी प्रॉमिस किया गया था कि दीव भी दे दिया जाएगा। इस आदमी ने एक्सपेंड करना शुरू किया ईस्टर्न साइड में, बंगाल में, हुगली पे इसने पोर्चुगीज़ का एक नया सेंटर स्टैब्लिश करना शुरू किया। ही एक्सपेंडेड पोर्चुगीज़ कॉलोनीज। पूना चले गए 1538 में, और उसके बाद से कोई पावरफुल गवर्नर आया नहीं। उसके बाद से धीरे धीरे अपने को देखने को मिला कि पोर्चुगीज़ का डिक्लाइन शुरू होना। पोर्चुगीज़ के डिक्लाइन के कारण क्या रहे? अच्छा, एक तो ये कि 1556 में अकबर पावर में आ गया, और अकबर के साथ में पोर्चुगीज़ के जो रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, वो खूबसूरत रहे, अच्छे रहे। इनफैक्ट अकबर ने एक नई चीज़ शुरू करी थी जिसे अपन बोलते हैं इबादत खाना, और इस इबादत खाना में हर धर्म के, हर समुदाय के लोगों को इनवाइट किया जाता था। रिलीजन में इंटरेस्टेड था अकबर, तो अकबर ने पोर्चुगीज़ को 3 बार इनवाइट किया। सबसे पहली बार किया सितंबर 1579 में। सितंबर 1579 में जब पोर्चुगीज़ को इनवाइट किया गया तो 2 लोग भेजे गए, रुडोल्फ एक्वावाइवा और एंटोनियो मोन्सेरेटा। ये लोग पहुंचे फतेहपुर सीकरी में, और इन लोगों का पर्पस सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह से अकबर को कन्वर्ट करवा दिया जाए। इस्लाम छोड़ दे अकबर और क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ले तो फिर तो चांदी चांदी है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर दोबारा अकबर ने इनवाइट किया 1590 में, और फिर फाइनली तीसरी बार 1595 में लाहौर में अकबर ने इन लोगों को इनवाइट किया, और इनके 2 लोग पहुंचे, जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिन्होरिया, और ये दोनों लंबे टाइम तक अकबर के दरबार में रहे। और तीनों बार इनका आइडिया अकबर को विजिट करने का ये था कि किसी भी तरह से अकबर को कन्वर्ट करवा के क्रिश्चियनिटी में ले आए, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ नहीं। फिर आया अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के साथ में इनके जो रिलेशंस थे वो लगभग ठीक थे। लास्ट में जाते जाते थोड़े खराब होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ठीक थे। अच्छा, जहांगीर के टाइम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि डच लोग आना शुरू हो गए थे, अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स आना शुरू हो गए थे, तो पोर्चुगीज़ के अलावा अब और यूरोपियंस ने इंडिया में आना शुरू कर दिया था। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंडिया पहुंचे अपने शिप हेक्टर पे। ब्रिटिशर थे तो पोर्चुगीज़ ने इसको अपोज किया, लेकिन विलियम हॉकिंस तुर्की लैंग्वेज जानता था, तो जहांगीर के साथ में कम्युनिकेट करना बहुत ईजी हो गया। इनफैक्ट ये परमिशन लेकर आए थे, किंग जेम्स से इन्होंने परमिशन ली हुई थी हॉकिंस ने इंडिया में जाके ट्रेड करने के लिए, लेकिन हॉकिंस बहुत कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा, और फ्रस्ट्रेट होकर वापस लौट गए। 1612 में एक और ब्रिटिशर आए, कैप्टन वेस्ट, और ये आए अपने शिप ड्रैगन पे, और इनकी पोर्चुगीज़ के साथ में लड़ाई हो गई, और इन्होंने बड़ा सक्सेसफुली पोर्चुगीज़ को हराया 1612 में। और जहांगीर इस बात से इंप्रेस हो गया, क्योंकि जहांगीर के पास में अपनी खुद की कोई नेवल पावर थी नहीं, नेवी की कोई पावर थी नहीं, तो एक, क्योंकि पोर्चुगीज़ की नेवी बड़ी पावरफुल मानी जाती थी, उस नेवी को हराने वाला आदमी जहांगीर उससे इंप्रेस हुआ, और इसके चलते जहांगीर ने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी सूरत में 1613 में। अब पोर्चुगीज़ क्या है, थोड़ा पायरेसी में, थोड़ा डिसऑनेस्ट ट्रेड पॉलिसीज़ में भी इन्वॉल्व थे, और 1613 में पोर्चुगीज़ ने मुगल शिप को ही कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से जहांगीर ऑफेंड हो गया, और उसके बाद से जहांगीर के साथ इनके रिलेशन जो है वो थोड़े ख़राब होना शुरू हो गए, वर्सन होना शुरू हो गए। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, और शाहजहां के टाइम पे ये जो रिश्ते हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। पोर्चुगीज़ ने क्या किया, अपने बंगाल वाले एरिया में, हुगली जहाँ इन्होंने अपना बेस स्टैब्लिश किया था, वहाँ पे स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर दी, और इस स्लेव ट्रेड के चलते 24 जून 1632 में इन्होंने मुमताज़ की 2 स्लेव गर्ल्स को कैप्चर कर लिया। अच्छा, शाहजहां खुद भी चाह रहा था बंगाल पे कंट्रोल स्टैब्लिश करना, तो वो लड़ाई पहले से ही चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट पहले से ही चल रहा है, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 1632 24 जून को मुमताज़ की 2 स्लेव गर्ल्स को पोर्चुगीज़ ने कैप्चर कर लिया, और अब शाहजहां को बहाना मिल गया। शाहजहां ने अपने गवर्नर कासिम खान को ऑर्डर दिया कि हुगली को कैप्चर कर लो, और वहाँ से शाहजहां के साथ में इनके रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गए। इनफैक्ट शाहजहां ने इनको हराया,
दूसरे और रीजंस क्या है, मराठास पावरफुल हो रहे थे और मराठास ने 1739 में इनसे सेल्शट और बशीन वाले रीजन को कैप्चर कर लिया। इनकी इनटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसीज, मुस्लिम लोगों को तो ये पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहते थे, तो वो भी एक कारण बना इनके डिक्लाइन का। डिसऑनेस्ट ट्रेड पॉलिसीज, अपन ने देखा पायरेसी वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे, तो उसकी वजह से मुगल्स के साथ में इनके रिश्ते खराब होने लग गए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। ब्राजील जब इन लोगों ने ढूंढ लिया तो इनका जो पूरा अटेंशन है वो इंडिया से शिफ्ट होकर ब्राजील की तरफ चला गया। ब्राजील के साथ में जो इनका ट्रेड था उस पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान था, तो इनका अटेंशन शिफ्ट हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे इंडिया से ये डिक्लाइन होना शुरू हो गए। और एक चीज़ ये भी है कि जब इनिशियली ये लोग आए थे तब ये अकेले थे, अकेले यूरोपियंस थे, फिर धीरे धीरे डच भी आए हैं, ब्रिटिशर्स भी आए हैं, तो इनकी जो मोनोपोली है ट्रेड रूट्स पे वो ख़त्म होना शुरू हो गई। हालांकि पोर्चुगीज़ का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन हिस्ट्री में, उतना इंपॉर्टेंस हम देते नहीं है, नहीं तो अगर अपन देखें तो लगभग 100 साल तो इन्होंने हमारे यहाँ पे ट्रेड किया ही है। इसके बाद डच और इंग्लिश वगैरह को पढ़ेंगे अपन। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।